ऑनलाइन क्लासेस में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आज की टॉपिक है क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक। तो बच्चों, हम लोग इस टॉपिक में मुख्य रूप से दो घटनाओं को जानेंगे। पहला है फ्रांस में क्रांति और दूसरा है ग्रीस की आज़ादी। तो बच्चों, आपको याद होगा कि 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हो गई और उसी हार के पश्चात नेपोलियन युग का अंत भी हो गया। उसके पश्चात जो यूरोप में रूढ़िवादी ताकतें थीं, वो अपनी शक्ति को और अधिक मजबूत करने में जुटी हुई थी एक तरफ, और दूसरी तरफ जो उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग थे वो क्रांति की भावना को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों में ज़्यादातर जो लोग थे वो मध्यम वर्ग के अभिजात लोग थे, जैसे कि प्रोफेसर थे, स्कूल के टीचर्स थे, क्लर्क थे और व्यवसायी थे। तो फ्रांस में पहला जो उथल पुथल हुआ वो 1830 की जुलाई में हुआ था, और जो उदारवादी क्रांतिकारी थे उन्होंने बोर्बो वंश के यानी बोरबोन के राजाओं को उखाड़ फेंका। उसके पश्चात एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना फ्रांस में की गई, जिसका मुखिया लुई फिलिप को बनाया गया था। तो जुलाई की उस क्रांति के बाद ब्रुसेल्स में भी आक्रोश बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम अलग हो गया। बच्चों, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, वो कहता था, उसकी टिप्पणी थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि फ्रांस में क्रांति होती है तो पूरे यूरोप में उसका असर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से ग्रीस की आज़ादी की भी बात आती है। ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई ने पूरे यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक मजबूत कर दिया। ग्रीस की आज़ादी का संघर्ष 1821 में शुरू हुआ और ग्रीस के राष्ट्रवादियों को ग्रीस के ऐसे लोगों से भारी समर्थन मिला जिन्हें देश निकाला दे दिया गया था। ग्रीस का मतलब यूनान से है। इसके अलावा उन्हें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोगों से भी समर्थन मिला जो प्राचीन ग्रीक संस्कृति का सम्मान करते थे। मुस्लिम साम्राज्य का विरोध करने वाले इस संघर्ष का समर्थन बढ़ाने के लिए कवियों और कलाकारों ने भी जन भावनाओं को इसके पक्ष में लाने की भरपूर कोशिश भी की। और आपको पता है कि हमेशा जो है कि कवि, कलाकार, लेखक जो विद्वान होते हैं वो जो है कि लोगों को की भावनाओं को उभारने का काम करते हैं। और यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि ग्रीस उस समय ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, और 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया की संधि के अनुसार ग्रीस को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई। बच्चों, इसमें एक और टॉपिक आती है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। तो राष्ट्रवादी भावना और रोमानी का मतलब रोमांचक परिकल्पना। तो रोमांटिसिज्म एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक खास स्वरूप को विकसित करने की कोशिश की। यानी रोमानीवाद क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। तो रोमांटिक जो कलाकार होते थे वो अक्सर विज्ञान और तर्क के बढ़ावे की आलोचना करते थे। उनका फोकस भावुकता, सहज ज्ञान और रहस्यों पर ज़्यादा होता था। उन्होंने एक साझा विरासत
एक साझा सांस्कृतिक इतिहास को राष्ट्र के आधार के रूप में बनाने की कोशिश की थी। कई अन्य रोमांटिक, जैसे कि जर्मनी के तर्कशास्त्री जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का नाम आता है। उनका मानना था कि जर्मन संस्कृति के सही स्वरूप को वहाँ के आम लोगों में ढूंढा जा सकता है, और इन रोमांटिक विचारकों ने देश की सच्ची भावना को लोकप्रिय बनाने के लिए लोकगीतों, लोक कविताओं, लोक नृत्यों का सहारा लिया। ऐसी स्थिति में जब अधिकांश लोग निरक्षर थे, तब आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता था। और आपको पता है कि लोकगीतों, लोक कविताओं या लोक नृत्यों के माध्यम से उन लोगों को ज़्यादा समझाया जा सकता है जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। एक और नाम आता है कैरोल करपिस्की का। उन्होंने पोलैंड में अपने ओपेरा के माध्यम से राष्ट्रवाद के संघर्ष को और अधिक उजागर किया था। उन्होंने वहाँ के लोक नृत्यों जैसे पोलोनेज और माजूरका को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया था। तो जो राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने में इन कलाकारों ने अपनी भूमिका निभाई थी एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ जो है कि भाषा की भी एक अहम भूमिका रही। तो रूस द्वारा सत्ता हड़पने के बाद पोलैंड के स्कूलों से पोलिश भाषा को हटा दिया गया और हर जगह रूसी भाषा को थोपा जाने लगा। रूसी शासन के खिलाफ 1831 में एक हथियारबंद विद्रोह भी शुरू हुआ, लेकिन उस आंदोलन को कुचल दिया गया। लेकिन इसके बाद जो पादरी वर्ग के सदस्यों ने पोलिश भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय विरोध के शस्त्र के रूप में, हथियार के रूप में करना शुरू कर दिया। चर्च के सभी अनुष्ठानों और अन्य धार्मिक गतिविधियों में पोलिश भाषा का ही इस्तेमाल होता था। तो रूसी भाषा में प्रवचन देने की मनाही करने पर रूसी अधिकारियों ने कई पादरियों को जेल भी भेज दिया या फिर साइबेरिया भेज दिया। इस प्रकार से जो पोलिश भाषा थी उसका इस्तेमाल रूसी प्रभुत्व के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन गया। अब इसमें कुछ और भी टॉपिक हैं जिनको हम लोग देखते हैं। कुछ आपको ग्रिम बंधुओं की कहानी, लोक कथाएँ और राष्ट्र निर्माण के बारे में बॉक्स में दिया गया है। इसको आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं कि ये जो लोग थे ग्रिम बंधु, वो किस तरह से जा कर के लोकगीतों, लोक कथाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में इकट्ठा करते थे और उसका एक संग्रह करके किताब भी छापे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है किस बॉक्स में दी गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। इस टॉपिक को भी आप देखिए, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। तो भूख और कठिनाइयों का जन विद्रोह से कैसे नाता है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। तो 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक तंगी का दशक था। सबसे पहली बात आपको जानना है कि 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक तंगी का दशक था और 19वीं सदी के शुरू के आधे वर्षों में यूरोप की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो जब जनसंख्या बढ़ी तो बेरोजगारों की भी संख्या बढ़ी, उसमें भी कई गुना इजाफा हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ बड़ी संख्या में लोग रोजी रोजगार की तलाश में गए। आप्रवासी लोग शहरों में ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हो गए जहां पर बहुत भीड़ भाड़ होती थी। उस काल में यूरोप के अन्य भागों की तुलना में भी इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण ज़्यादा तेज़ी से हुआ था। इसलिए इंग्लैंड की मिलों में बनने वाले सस्ते सामानों से यूरोप के अन्य देशों में जो छोटे उत्पादक थे उनके द्वारा
बनाए जाने वाले सामानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ रही थी। यूरोप के कुछ क्षेत्रों में अभी भी अभिजात वर्ग का नियंत्रण था और इसके कारण किसानों पर सामंतों की लगान का भारी बोझ भी था। एक साल के फसल के नुकसान और खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण यदि देखा जाए तो कई गांवों और शहरों में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो 1848 का जो साल था एक ऐसा ही बुरा साल था। भोजन की कमी और बढ़ती हुई बेरोजगारी, शहरों में जो है कि बढ़ती हुई भीड़ भाड़, इसके कारण से लोग जो है पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध इतना ज़बरदस्त था कि लुई फिलिप को वहाँ से भागना पड़ा। फिर एक नेशनल असेंबली ने प्रजातंत्र की घोषणा भी कर दी और इस घोषणा के साथ 21 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी वयस्क पुरुष थे उनको मताधिकार भी दे दिया गया। लोगों को काम के अधिकार की घोषणा भी कर दी गई। रोजगार मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं भी बनाई गई। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे कदम जो है वहाँ पर उठाए गए थे। अब थोड़ा उदारवादियों की भी हम लोग क्रांति देखते हैं कि उदारवादियों की क्रांति कैसे हुई। तो जब गरीबों का विद्रोह 1848 में हो रहा था तभी एक अन्य क्रांति भी शुरू हो गई जिसका नेतृत्व जो है कि जो पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय तबका था वो कर रहा था। यूरोप के कुछ भागों में स्वाधीन राष्ट्र जैसी कोई चीज़ नहीं थी, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य इन सब में शामिल थे। इन क्षेत्रों के जो मध्यम वर्ग के स्त्री और पुरुष थे उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण और संविधान की मांग शुरू कर दी। उनकी मांग थी कि संसदीय प्रणाली पर आधारित राष्ट्र का निर्माण हो। वे एक संविधान चाहते थे, प्रेस की आज़ादी चाहते थे और गुटबंदी की भी आज़ादी चाहते थे। तो ये सब घटनाएं जो है देखिए किस तरह से उदारवादियों के द्वारा क्रांति के पश्चात सामने आती हैं। ये सब मांगे जो है कि उनकी थी। अब एक और इसमें आपको दिया गया है नारीवाद। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध ही नारीवाद है। तो ये सारे आंदोलन हो रहे थे तो उसमें आपको ये भी समझना है कि महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन महिलाओं की समानता, उनकी स्वतंत्रता के क्या मायने थे वो अलग अलग जो राजनीतिज्ञ थे, अलग अलग दार्शनिक थे, विचारक थे, उनके अपने अपने मत हुआ करते थे। तो इस बात में देखिए कि जो उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल वेलकर थे जो फ्रैंकफर्ट संसद के निर्वाचित सदस्य भी थे, उन्होंने क्या विचार व्यक्त किया था ये भी देख लीजिए महिलाओं के लिए कि प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। ये आप देख रहे हैं, ये उनके विचार हैं। पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर हैं दोनों में से ज़्यादा निर्भीक और मुक्त हैं। उसे परिवार का रखवाला, भरण पोषण करने वाला बनाया गया है और वह कानून, उत्पादन तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। महिला जो कमज़ोर, निर्भर, दब्बू है, उसे पुरुषों की सुरक्षा की आवश्यकता है। उसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण। ये देखिए एक तरह का विचार है और ऐसा विचार आप पाएंगे कि उस समय के समाजों में अक्सर पाई जाती थी। लेकिन कुछ ऐसे भी विचारक थे जिन्होंने इससे हटकर महिलाओं के अधिकारों की वकालत की थी, जिसमें जो है कि ये ऑटो पीटर्स का नाम आता है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी वो। उन्होंने
महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की भी स्थापना की थी। उनके अखबार जो कि 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में जो संपादकीय छपा था, उसमें देखिए वो क्या लिखती हैं। हम यह पूछें कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत हैं सभी लोगों, सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे। यानी वो व्यंग कर रही हैं कि कहने की बात है कि पुरुष जो है कि स्वतंत्रता के लिए जीने मरने की कस्में खाते हैं और वो उन विचारों से ओतप्रोत हैं। जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ। हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के लिए फायदेमंद है, यानी पुरुष। मगर स्वतंत्रता जो अविभाज्य है, अतः स्वतंत्र पुरुषों को परतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। ये देखिए जो है महिलाओं के पक्ष में। एक और जो है कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है, ऐसा विचार जो है किसी अनाम पाठक ने एक अखबार में अपना छापा था। तो ये जो है कि कुछ महिलाओं की भूमिका की भी बात की जाती है। अब हम लोग जो है कि ये आप चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में ये फ्रैंकफर्ट संसद है, समकालीन रंगीन चित्र बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर बाईं दीर्घा में महिलाएं जो है कि बैठी हुई हैं। इस तरफ जो है कि महिलाएं ये बैठी हुई हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है कि ये सारी चीज़ें नहीं मिलती तो महिलाएं खड़ी रहती थीं। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान जाते हैं कि जर्मनी में ऐसे कई राजनीतिक गठबंधन थे जिनके सदस्य मध्यम वर्गीय पेशेवर, व्यापारी और धनी कलाकार हुआ करते थे। वे फ्रैंकफर्ट शहर में एकत्रित हुए और सकल जर्मन असेंबली के लिए वोट करने का फैसला किए। 18 मई 1848 में 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने जश्न मनाते हुए एक जुलूस भी निकाला और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को चल पड़े, जिसका आयोजन सेंट पॉल के चर्च में किया गया था। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र का संविधान तैयार भी किया। उस राष्ट्र की कमान कोई राज परिवार का आदमी करता जो पार्लियामेंट को जवाब देने के लिए उत्तरदायी होता। इन शर्तों पर पर्सिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को वहाँ का शासन सौंपने की पेशकश की गई, लेकिन उसने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और उस चुनी हुई संसद का विरोध करने के लिए अन्य राजाओं का हाथ मिला लिया। तो अभिजात वर्ग और सेना द्वारा पार्लियामेंट का विरोध बढ़ता ही गया। इस घटना को ध्यान से समझिए। इस बीच पार्लियामेंट का सामाजिक आधार कमज़ोर पड़ने लगा क्योंकि उसमें मध्यम वर्ग का दबदबा था। मध्यम वर्ग मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध करता था और इसके लिए उसे उनके समर्थन से हाथ धोना पड़ा। आखिरकार सेना बुलाई गई और इस तरह से जो असेंबली थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब ध्यान दीजिए कि इस फ्रैंकफर्ट संसद में जो उदारवादी आंदोलन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, इसके बावजूद असेंबली के चुनाव में उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया। जब सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई तो महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति मिली। हालांकि रूढ़िवादी ताकतों द्वारा उदारवादी आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन पुरानी व्यवस्था को दोबारा बहाल नहीं किया जा सका और 1848 के कई वर्षों के बाद राजा को यह एहसास होने लगा कि आंदोलन और दमन के उस कुचक्र को समाप्त करने का अगर कोई तरीका है या था तो वह था राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों की मांगों को मान लेना। इसलिए मध्य और पूर्वी यूरोप के राजाओं ने उन बदलावों को अपनाना शुरू किया जो कि पश्चिमी यूरोप में
1815 से पहले ही शुरू हो चुके थे। हैम्सबर्ग के उपनिवेशों और रूस में दास प्रथा और बधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया, इसी क्रम में समाप्त किया गया। और 1867 में हैम्सबर्ग के शासकों ने हंगरी को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। तो बच्चों, ये आज की टॉपिक में आपने कुछ घटनाओं को ध्यान से पढ़ा या सुना और समझा। अब हम लोग जो है कि अगली टॉपिक पर आएंगे और वह है जर्मनी और इटली का निर्माण। लेकिन इस टॉपिक के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।